मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। भोपाल में 27 साल की मॉडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाम खुशबू अहिरवार। खुशबू अहिरवार की कल रात मौत हो गई है। खुशबू के परिवार वालों ने आरोप लगाया उसकी हत्या कासिम अहमद ने की है। ये आरोप खुशबू का परिवार लगा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी में मॉडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशबू की मौत सामान्य नहीं है। खुशबू की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। 27 साल की मॉडल खुशबू की मौत से सनसनी है। परिजनों ने कासिम नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। मॉडल खुशबू की मौत के मामले में अब जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि मौत की असली वजह क्या है। फिलहाल परिवार की तरफ से कासिम नाम के युवक पर आरोप लगाए गए हैं। परिवार ने आरोप लगाया खुशबू की बॉडी पर मारपीट के भी निशान। खुशबू की मां ने बताया उन्हें कल रात उनकी लड़की के बॉयफ्रेंड कासिम का फोन आया था और उसने बताया कि खुशबू की बॉडी अकड़ गई है और वो उसे अस्पताल लेकर जा रहा है और फिर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने खुशबू को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार किया है। खुशबू की बॉडी को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। पुलिस को खुशबू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और इसके बाद साफ होगा कि आखिरकार खुशबू की मौत कैसे हुई। मॉडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशबू अहिरवार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। खुशबू इंस्टाग्राम पर उसका डायमंड गर्ल नाम से अकाउंट है जिस पर 12,000 फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट में खुशबू आए दिन मॉडलिंग से जुड़ी अपनी तस्वीरें शेयर किया करती थी। तो भोपाल में मॉडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशबू अहिरवार की मौत के बाद यह हड़कंप मचा है। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद मामला पेचीदा हो गया है। परिवार की तरफ से खुशबू की मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है। परिवार ने सीधे खुशबू के बॉयफ्रेंड कासिम पर आरोप लगा दिया है और परिवार की तरफ से शक जताया जा रहा है कि कासिम ने ही उनकी बेटी को मार डाला। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हिरासत में कासिम को लिया गया है। खुशबू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये नेचुरल डेथ का मामला है या फिर इस पे किसी तरीके की साजिश, षड्यंत्र। ऐसे बोल के हम ले जा रहे साथ में, आप मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई भी कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। और उसने आन के मुझे मेरे तो घूसट कर दी, अस्पताल में भर्ती करी। इन्हें किसने मारे के निशान है उसके, मतलब पूरे इधर गले मसकने का और इधर जो अपन घसीटते हैं ना, और फिर इधर और कमर में जो मारने के वो हरे नीले निशान है पूरे शरीर को उसके। तो मुझे ये लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक ना तो नहीं कर सकता क्योंकि वो मतलब हमें झटकार देती थी, तो कोई एक तो उससे नहीं जीत सकता था। कोई एक से कोई ज़्यादा होंगे उसके साथ जिसने हमारी बहन का मर्डर करा हो। तो ये खुशबू के परिवार के लोगों को आप सुन रहे थे, उनकी मां को, उनकी बहन को, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से शरीर पर कई चोट के निशान और ऐसा शुरुआती नजर में परिवार कह रहा है कि उसको देखकर लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध बात है जिसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, ये सुनिए। लड़का लड़की साथ में आ रहे थे, किसी कारणवश लड़की की डेथ हो गई है और आगे अब जो भी होगी कार्रवाई देखी जाएगी। पीएम रिपोर्ट आती है उसके बाद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, आ रहे थे? दोनों उज्जैन से भोपाल की तरफ। और डेड बॉडी कहाँ मिली लड़की की? डेड बॉडी नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक थी, पर बैरागढ़ आते आते पता चला कि वो अनकॉन्शियस हो गई है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया और अभी जो भी रिपोर्ट आती है फिर शॉर्ट पीएम में आया है, कुछ जहर वगैरह दिया है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अभी जो भी डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट आती है उसके बाद बताया। लड़के लड़की कब से टच में थे एक दूसरे से? जो भी अभी आगे पता चलता है वो धीरे धीरे। अच्छा, लड़के ने पहचान छुपाई थी क्या अपनी दोस्ती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और जो भी होगा अभी परिवार लेकिन कह रहा है कासिम था लेकिन हिंदू बन के दोस्ती की थी। आगे जो भी होगा कार्रवाई करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो धीरे धीरे पता चलता है सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, पुलिस की तरफ से मतलब अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि मामला नेचुरल डेथ का है या फिर किसी तरीके का कोई फाउल प्ले हुआ है। क्या पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है अंबुज? जी बिल्कुल, अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है और तभी ये साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या सामान्य मौत का मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये जो खुशबू है
ये मॉडल थी, अपने परिवार से अलग यहाँ पर लिव इन रिलेशन में रहती थी अपने दोस्त कासिम अहमद के साथ में, और इसके बारे में उसने अपने परिवार को जानकारी भी कुछ दिन पहले ही दी थी। और अपनी मौत से कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग 2 दिन पहले, उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया भी था, अपनी बहन और माँ को, कि वो कासिम के साथ उज्जैन जा रही है। और उसने ये भी कहा था कि वो ठीक है, कासिम के बारे में कहा था कि वो अच्छा लड़का है। लेकिन अचानक पूरी कहानी बदलती है। जिस तरीके से कल रात को जब उज्जैन से ये दोनों वापस आ रहे थे और भोपाल के पास ही इस लड़की खुशबू की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा दावा कासिम का है, और वो उसे अस्पताल में भर्ती कराता है और एक फ़ोन करता है उनकी खुशबू की माँ को कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। इसके बाद से जब परिवार वहां पहुंचा तब कासिम अस्पताल में नहीं था, लेकिन परिवार का ये आरोप है कि खुशबू के शरीर में चोट के निशान थे। और अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि परिवार आरोप लगा रहा है कि इसमें पूरी तरीके से ये हत्या का मामला है, और इस पूरे मामले में अब पॉलिटिक्स भी जो है वो सामने आ गई है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस मामले में अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिवार की तरफ से जो खुशबू का बॉयफ्रेंड कासिम, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कासिम कहाँ है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या पुलिस की हिरासत में है कासिम, या अभी पुलिस ने उसे डिटेन नहीं किया है? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है, पुलिस ने कासिम को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। जो कासिम का जो अपना पक्ष है वो शुरुआत से ही ये है कि जो खुशबू है उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी, उसने उसको अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार का, मैंने इस तरीके से कहा कि ये आरोप है परिवार का कि उसके शरीर में चोट के निशान हैं। उन्हें संदेह है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, हत्या की साजिश से बताया जा रहा है। लेकिन इसकी तस्दीक तभी होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ऐसे में अंबुज, अब सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दोनों उज्जैन क्यों गए थे और कब गए थे उज्जैन, और क्या वैसे भोपाल में ही रहा करते थे? अपने परिवार से कितना संपर्क रखती थी खुशबू, इसको लेकर क्या जानकारी, और कब से कासिम के साथ लिव इन में रह रही थी खुशबू? जी, मैं आपको बता दूं कि जो खुशबू है वो अकेले भोपाल में यहाँ पर वो मॉडलिंग भी करती थी और अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। इसके साथ साथ जो जानकारी मिल रही है वो कासिम के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ दिन पहले ही दिवाली की छुट्टी पर जब खुशबू अपने घर गई थी, तब उसने अपने परिवार वालों को, यानी अपनी माँ और अपनी बहन को इस बारे में बताया था कि कासिम नाम का लड़का है जिससे वो प्यार करती है। इस पूरे रिश्ते के बारे में कोई ख़ास ऐतराज़ परिवार की तरफ से भी नहीं था, और अपनी मौत से 2 दिन पहले, यानी कि लगभग 2 दिन पहले उसने ये बताया था कि वो कासिम के साथ उज्जैन जा रही है और वहाँ से घूम करके आ जाएगी 2 दिन के बाद। परिवार की ठीक ठाक बात हुई थी खुशबू से। उसके बाद अचानक कासिम का ये फ़ोन आता है कि खुशबू की मौत हो गई है, और इसी बात का संदेह अब खुशबू के परिवार को भी है कि जब उनकी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ थी, पूरी तरीके से अपनी मर्जी के साथ गई थी, तो क्या उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है? क्या ये मौत का मामला नहीं है, सामान्य मौत का मामला नहीं है? क्या इसमें कोई साजिश है, कोई हत्या की गई है उसकी? क्योंकि परिवार का ये आरोप है कि चोट के निशान उसके शरीर में देखे हैं उन्होंने। बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखेगा। देश पे आतंकी साजिश पर सबसे नया खुलासा हुआ है। बड़े हमले की साजिश थी, बड़े हमले की साजिश में जुटा हुआ था आतंकवादियों का ये नेटवर्क, और इस नेटवर्क में अभी तक 2 डॉक्टर समेत कुल 7 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आदिल, हरियाणा से डॉक्टर मुजम्मिल, ये 2 डॉक्टर्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े हैं दोनों के तार। आईईडी बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद हुई है इनकी निशानदेही पर, जिसमें विस्फोटक भी है, केमिकल भी है, ज्वलनशील पदार्थ भी है, सब बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ा ऑपरेशन चलाया और ये बड़ा खुलासा किया है। यूपी और हरियाणा पुलिस भी इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शामिल रही। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट। यहाँ पर सीधे तौर पर इसी कमरे में लगातार 7 घंटे तक जो रेड है
वो चला है और एबीपी न्यूज फिलहाल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पूरे घर में इसी तरीके का रेड था। ये वो कमरा है जहाँ पर ये विस्फोटक जो हैं वो फिलहाल लगाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इसी जगह पर जो रेड है वो चली है। ये वही मकान है जहां पर करीब 3 घंटे से ज्यादा जो रेड है वो चला है। इस पूरे घर में फिलहाल जो रेड है वो हुई है। आप देखिए यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि यहीं पर फिलहाल मुजम्मिल रहता था किराए पर। यहाँ से भी कुछ रिकवर किया है, ऐसी जानकारी। आप देखिए कि तमाम चीजें जो हैं वो हटी हुई हैं। यही वो लोकेशन है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीधे तौर पर रेड कर रही थी और करीब 4 घंटे तक इस पूरे कमरे में, इस पूरे घर में रेड चलता रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आतंकी मुजम्मिल के ठिकानों से मिले खतरनाक हथियार। मुजम्मिल के अड्डे से 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ भी मिला है। इसके अलावा असॉल्ट राइफल्स मिली हैं, पिस्तौल बरामद हुई है, मैगजीन बरामद हुई है। 8 बड़े सूटकेसेस थे, 4 छोटे सूटकेसेस थे जो जांच टीम ने बरामद कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस ने ये सारी बरामदगी की है। डॉक्टर मुजम्मिल हरियाणा के फरीदाबाद में था और वहीं जो किराए का घर उसने लिया हुआ था उसी से ये सारा सामान पुलिस ने बरामद किया है। और ये जिस तरीके के असले की बरामदगी हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी, कितना गहरा ये षड्यंत्र जो इन आतंकवादियों ने रचा था। इनके निशाने पर कौन कौन था, इनके निशाने पर क्या कुछ था, इसको लेकर अब पूछताछ चल रही है। इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, तो बिल्कुल स्लीपर सेल वाला एक मॉड्यूल है जो सामने खुलकर आया है, क्योंकि पेशे से पढ़े लिखे डॉक्टर्स, सफेद पोश जो आम जिंदगी गुजार रहे हैं लोगों के बीच में, जिनके आप शिनाख्त भी नहीं कर सकते हैं कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, और वो इस तरीके की साजिश में लिप्त। मुझे जानकारी है एक जेएनके पुलिस की, हरियाणा पुलिस की और पर्टिकुलरली फरीदाबाद पुलिस की एक ये साझी कार्रवाई है जिसमें व्यापक बरामदगी हुई है, जिसका विस्तार से वर्णन हो चुका है। तो मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ, जो भी लोग इस ऑपरेशन में थे पुलिसकर्मी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और एक हमें लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट करने में हम समय पर सफल हुए। देखिए एजेंसियाँ इस पर काम कर रही है, तो जैसे जैसे बातें सामने आएंगी वैसे वैसे जो उचित एजेंसियाँ हैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। तत्काल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तलाश अब और तेज हो गई है। आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद छापेमारी की जा रही है। अनंतनाग में भी आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो 2 डॉक्टर्स समेत कुल 7 आतंकवादियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़े आतंकी हमले की यह साजिश थी जिसमें यह पूरा नेटवर्क जुटा हुआ था। इस नेटवर्क में जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं आतंकवादियों के तार, और अब उन्हीं की तलाश भी की जा रही है। तो देखिए अभी तक अलग अलग जगहों से कुल 7 ये आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर्स हैं। जैश ए मोहम्मद से इनके तार जुड़े हुए थे। मकसद क्या था, एग्जैक्ट मकसद तो सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करने की इनकी तैयारी बड़ी थी। अपडेट इस वक्त यही है कि अभी भी छापेमारी जारी है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इन आतंकवादियों पर शिकंजा लगातार जांच एजेंसी का कस रहा है, क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं, इनके मददगार, कुछ और आतंकी इसी तरीके से जो चोला ओढ़कर आम लोगों के बीच छिपे हों, उनकी तलाश अब की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक ये एक्शन पुलिस का। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन चल रहा है। इसके तहत बारामूला में पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन किया और उन लोगों के घरों की तलाशी ली गई है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रहने वाले हैं। साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर भी पुलिस के जवानों ने छापेमारी की है, जिससे इलाके में हड़कंप है। आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसका मकसद आतंक के मददगारों पर शिकंजा कसना है।
वहीं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में मौजूद हंदवाड़ा इलाके में भी पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकवादियों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में यह ऑपरेशन चला, जिसका मकसद आतंक पर चोट करना है और उसे जड़ से खत्म करना है। साथ ही अनंतनाग में भी आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल आतंकी साजिश के आरोप में जिन डॉक्टर्स और 7 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की गई, इससे पता चला आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में थे और ऐसे में अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को बनासकांठा से कल गिरफ्तार किया। इनको लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। साफ हो गया है कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इनके निशाने पर कई बड़े शहर थे जहां उन्होंने बाकायदा रेकी की थी और जांच में यह भी पता चल रहा है कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी देश में पहले पॉइजन अटैक के प्लान पर काम कर रहे थे, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था, लोगों की जान लेना था। पकड़े गए संदिग्धों का सरगना डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद है, हैदराबाद का रहने वाला है। उसके साथ उत्तर प्रदेश के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों के दौरान 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 4 लीटर कैस्टर ऑयल इनके पास से बरामद हुआ है और इस सब का इस्तेमाल रिसिन जहर बनाने में किया जाता है। इसी रिसिन जहर के जरिए ये आतंकवादी देश में पॉइजन अटैक की साजिश रच रहे थे। और अब आपको इस मामले से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से मैं देने जा रही हूं, जिससे आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार ये साजिश कितनी गहरी थी, कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी साजिश। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद जो गिरफ्तार कर लिया गया, यही इस गुट का सरगना बताया जा रहा है। हैदराबाद का रहने वाला ये डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद कट्टरपंथी विचारधारा से ये प्रभावित था। इसके साथ आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, ये 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। जो सुहेल है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला था और इनमें से एक शाहजहांपुर का रहने वाला था। तीनों गुजरात में हथियार लेने पहुंचे थे। हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत लाए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रोन से ये हथियार पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए। आईएसकेपी नाम के आतंकवादी संगठन के संपर्क में ये तीनों आतंकवादी थे और आईएसकेपी में इनका हैंडलर अबू खदीजा वही इन्हें निर्देश दे रहा था। टेलीग्राम ऐप के जरिए ये सब एक दूसरे के संपर्क में थे। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जहर को लेकर, जिससे पहली बार आतंकी हमले की साजिश भारत में रची जा रही थी और इसके लिए पकड़े गए तीनों संदिग्ध आतंकी कई जगहों की रेकी कर चुके थे। तीनों संदिग्ध पॉइजन अटैक की तैयारी कर रहे थे। रिसिन नाम का जहर जिससे हमले की तैयारी थी, ये थोड़ा सा रिसिन जहर कई लोगों को मार सकता है। ये पानी में, हवा में इंजेक्शन के जरिए फैल सकता है। संदिग्ध सुहेल और आजाद ने कई जगह रेकी की थी। दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में रेकी की गई थी। लखनऊ और जम्मू कश्मीर में भी रेकी की गई थी। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर पर आतंकी हमले का पूरा प्लान था। दिल्ली की आजादपुर मंडी आतंकवादियों के निशाने पर थी। आतंकी साजिश में शामिल एक महिला डॉक्टर भी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। जो 2 डॉक्टर समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अब उस मामले में एक और डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है। महिला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ की रहने वाली ये डॉक्टर बताई जा रही है। नाम है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी का इस्तेमाल आतंकी मुजम्मिल करता था। पुलिस को महिला डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से हथियार मिले थे। लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है डॉक्टर शाहीन। तो फरीदाबाद में डॉक्टर शाहीन भी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करती थी। डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की गाड़ी का इस्तेमाल करता था। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से हथियार भी बरामद हुआ था और अब महिला डॉक्टर शाहीन, ये एक और डॉक्टर का नाम जो इस आतंकी साजिश में शामिल हो रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर अब इस मामले में 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो गई है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। तो कुल 8 अब तक लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। जांच जारी है। पुलिस की तरफ से पहले भी ये जानकारी साझा की गई थी कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, जांच जारी है।
डॉक्टर आदिल अहमद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आ गया था और वहां पर वो काम कर रहा था। हरियाणा में डॉक्टर मुजम्मिल था और हरियाणा के फरीदाबाद में ही डॉक्टर शाहीन। बिहार विधानसभा चुनाव की बात, महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव। दूसरे चरण के मतदान से पहले बड़ा दावा किया है तेजस्वी यादव ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ, अब आज तारीख 10 नवंबर हो गई है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने पहले फेज के मतदान के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए, ये वो सवाल है जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की आज घेराबंदी की। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को बाहरी लोगों की ओर से नियंत्रित करने की साजिश चल रही है, लेकिन बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो हम तो कहना चाहते भाई, जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें, वरना इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। सब लोगों की नज़र है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नज़र डाली हुई है। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है। वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। अब बीजेपी सामने आई है, तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, कह रहे हैं तेजस्वी को अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए बिहार का चुनाव चल रहा है, इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। एसआईआर में आधार को न मानने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आधार को मनवाएंगे, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। बिहार चुनाव के बीच अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आधार को मनवाएंगे। एसआईआर के मुद्दे पर यह अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मानेंगे, आधार मानेंगे, हम मानेंगे। सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है, इसलिए लड़ाई मानी जाएगी। श्रीवास्तव जी आधार नहीं मान रहे हैं क्या? तो अब क्या किया जाए? आधार नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे फिर उसके लिए। देखिए आधार में सब डिटेल्स हैं, हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए बिहार में एसआईआर मुकम्मल हो चुका है और ऐसे में अब अन्य 12 राज्यों में जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसी में एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। और आपने अखिलेश यादव का दावा सुना, कह रहे हैं कि अगर एसआईआर नहीं मान रहा है माफ कीजिएगा, आधार नहीं मान रहा है चुनाव आयोग एसआईआर के लिए दस्तावेजों में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपनाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बारात में थार गाड़ी पर चढ़कर युवकों का नोट बरसाने वाला एक वीडियो वायरल है। पुलिस अब एक्शन मोड में है। वीडियो सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई पुलिस कह रही है करेगी और जिस थार गाड़ी पर सवार होकर युवक नोट बरसा रहे थे उसका 12,000 रुपए का चालान काट दिया गया है। कार को सीज कर लिया गया है। वीडियो कल देर शाम का बताया जा रहा है जिसमें कुछ युवक थार गाड़ी पर चढ़कर नोट बरसाते दिख रहे हैं। बहुत अन्य लोग नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, नीचे रुपए लूटते हुए दिख रहे हैं। साफ है सड़क पर ऐसी करतूत किसी हादसे की वजह बन सकती थी। इसी को लेकर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि अब पुलिस ने मामले में एक्शन ले लिया है। ये वीडियो पहासू इलाके के अलीगढ़ चौराहे का है जहां युवक शादी में थार पर चढ़कर पैसे लुटाते कैमरे में कैद हुए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में घर में रखे पटाखों में विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हुई। विस्फोट इतना तेज था कि मकान की दीवारें ढह गई, सारा सामान जलकर राख हो गया। मलबे में दबने से जलालुद्दीन नाम के शख्स की मौत हो गई है। दरअसल विस्फोट के बाद घर में आग लगी, मकान का लेंटर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से जलालुद्दीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन शादी में आतिशबाजी का काम करता था। हादसा जब हुआ तो घर में पटाखों की पैकिंग का काम चल रहा था। अब पुलिस इस मामले में और जांच कर रही है। जयपुर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी और छत गिरने से मलबे में 2 मजदूर दब गए। नगर निगम, पुलिस, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। मलबे से मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ और मजदूरों के भी यहां पर दबे होने की आशंका है। तो तस्वीरें जयपुर की आप देख रहे हैं। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत और वहीं ये हादसा हुआ है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की छत गिरी है। इसी मलबे में दबकर 2 मजदूर अभी तक जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और कुछ अन्य मजदूर भी यहां पर दबे हो सकते हैं, ऐसी भी आशंका बनी हुई है। हरिद्वार के लक्सर रोड पर 2 जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। अचानक जंगल से रिहायशी इलाके की तरफ पहुंच गए और इन्हें देखने के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये मिसरपुर गांव से सामने आई हैं। हाथियों ने यहां जमकर उत्पात मचाया। दरअसल अचानक हाथियों को रिहायशी इलाके में देखने के बाद लोग डर गए, सहम गए। काफी देर तक ये जंगली हाथी सड़क पर घूमते रहे। यहां एक बच्चों की बस भी खड़ी हुई थी, उसके नजदीक से गुजरे। बस में सवार बच्चों की चीखें निकल गईं। हालांकि गनीमत रही कि इन्होंने स्कूल बस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बाद ये सड़क किनारे झुग्गी में भी पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।